नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे महिलाओं की खबरों के साथ। आपको बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री महिला हैं और राज्यपाल भी महिला है, लेकिन महिलाओं पर जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और दौसा से यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर 17 मई को खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर गांव के ही 2 दबंगों ने हमला किया था। पहले छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब विरोध जताया गया तो महिलाओं पर वार किया गया, जिसमें एक महिला के हाथों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। और अब यह मामला पुलिस की लापरवाही के बाद सीधे महिला आयोग तक पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट हुई है और अब जाकर इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस की लापरवाही का यह मामला है। महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल और महिला आयोग के राज्य में पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद महिलाओं पर यह अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार की खबरें सुनने को मिल रही हैं और यह मामला ताजा है, जहां पर 17 मई को दौसा जिले में 2 महिलाओं पर वार किया गया था। खेत में काम कर रही थी ये महिलाएं और उन पर गांव के ही 2 दबंगों द्वारा सबसे पहले छेड़खानी करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही इसका विरोध किया गया तो कुल्हाड़ी से दोनों पर वार किया गया और बहुत ही दर्दनाक हादसे के बाद ये दोनों महिलाएं खेत में तड़पती रही। आखिर कई घंटों के बाद जब इनके परिजन खेत में पहुंचे तब पता चला कि आखिर मामला क्या है। पुलिस में जब यह मामला पहुंचा तो पुलिस ने पूरे मामले पर यह कहकर पल्ला झाड़ा कि दोनों आपस में लड़ाई की होंगी, जिसके बाद यह घटना सामने आई है। लेकिन अब जब यह मामला पूरी तरह से महिला आयोग के पाले में गया है, तब जाके पुलिस प्रशासन जागी है और मामले की तफ्तीश के लिए अब सामने आई है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो जयपुर से इस वक्त दिखा रहे हैं। महिलाओं की तबीयत खराब होने के बाद इन्हें जयपुर रेफर किया गया था और सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम न्यूज इंडिया पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। महिला आयोग के सख्त होने के बाद पुलिस यहां पे अब सख्त हुई है, प्रशासन यहां पे सख्त हुआ है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोनालिसा जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोनालिसा, आखिर पूरी जानकारी क्या है, पूरा मामला क्या है? ये मामला 17 मई का है, जब दोनों महिलाएं अपने खेत में काम कर रही थी, घास काट रही थी, तो उन्हीं के जो जानकार हैं ये जो ये 2 लोग हैं, ये परिजनों के बहुत ही अच्छे खासे दोस्त माने जाते हैं। वहाँ रात दिन आना जाना है इनका। और इन दोनों ने ही जैसे ही महिलाओं को अकेले देखा तो इनको पीछे से पकड़ लिया और इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जब महिलाओं ने दबंगई दिखाते इनसे विरोध किया तो उल्टा कुल्हाड़ी से एक महिला के दोनों हाथ काट दिए गए और दूसरी महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। और चलिए मोनालिसा, अभी आप रुके रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन। लाड कुमारी जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी, लगातार महिलाओं पे ये अत्याचार की खबरें आ रही हैं, आपके पास भी ये दौसा का मामला पहुंचा है। सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री यहाँ पे महिला है, राज्यपाल महिला है और आप खुद यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, लगातार तमाम मामलों पे आप पहुंचती रहती हैं। लेकिन लगातार ये जो खबरें आ रही है, सबसे अहम बात है कि जो दौसा की खबर है काफी हैवानियत भरी है। यहाँ पर पहले तो अत्याचार दुराचार करने की कोशिश की गई और बाद में जब विरोध किया गया तो हाथ भी काट दिए गए कुल्हाड़ी से। आखिर आपकी तरफ से, महिला आयोग की तरफ से आप किस तरह की शख्सियत, किस तरह की मतलब कार्रवाई इस पे की जाएगी? कार्रवाई तो इसमें, क्योंकि परसों 19 तारीख को ये मामला मेरे पास आयोग में आया था जी, और इनकी जो एफआईआर वगैरह है उसके ऊपर थाने पे बात की और कार्रवाई के लिए एसपी को लेटर लिखा जी। लेकिन जब पता लगा कि यहाँ एडमिट भी है जी, तो वहाँ आज विजिट किया दोनों लड़कियों का। और यहाँ मैं कह रही हूँ कि उन्होंने बड़ी दमकता के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उन दोनों लड़की जो देरानी और जेठानी है जी, क्योंकि वो खेत पे वहाँ काम करते हैं और जो 2 लड़के जवान लड़के हैं वो वहाँ भेड़ बकरी वगैरह चराते हुए जा गए और इनको दोनों को पीछे से पकड़े। यहाँ इसमें कोई मामला ही नहीं है, उनसे सारी डिटेल में बात की जी। दोनों महिलाओं से, दोनों आज एसएमएस में। तो कहीं ना तो उनका कोई जमीन जायदाद का, कई बार क्या होता है खेत को लेके, मुडेर को लेके, रास्ते को लेके कोई झगड़ा होता है तो बदले के, पर वहाँ कोई झगड़ा भी नहीं इनके बीच में और है उन्हीं के गांव के। पीछे से दोनों लड़कों ने दोनों को अलग अलग जाकर के पीछे से पकड़ा तो इनके साथ जो भी करना चाहा तो उसमें वो फेल रहे हैं। ये उन्होंने बड़ा मुकाबला किया तो उसने कुल्हाड़ी उठा करके और जो जेठानी है उसके तो दोनों हाथों पे मार दी। तो एक हाथ में तो, लेफ्ट वाले हाथ में तो ऑपरेशन हो गया और रोड डली है और अभी राइट वाले हाथ में डॉक्टर ने बताया, उनसे बात हुई तो कि जो घाव है वो थोड़ा ठीक होगा जब इसमें भी रोड डलेगी जी। तो बहुत ही घातक हमला, कातिलाना हमला किया है।
तो उसमें जी बिल्कुल राजकुमारी जी, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं और खास तौर पर महिला मुख्यमंत्री होने के बाद कि महिलाओं की सुरक्षा पर राज्य सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और बहुत ही कड़ाई से इस बार जो अपराधी उनके खिलाफ पेश किए आएंगे, लेकिन आप कह रही है कि एसपी से भी बात हुई थी, तो क्या पुलिस का क्या कहना है और सरकार के दावों पर हम कितना भरोसा करें? तमाम वादे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बाकी आप जो पूछ रहे हैं, मैं अच्छा होगा कि आप संबंधित अधिकारियों से या मुख्यमंत्री जी से उनसे बात करें और उनके जवाब तो अपने स्तर पे वो ही दे पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा महिला आयोग के स्तर पे है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। उसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे चल रहा है, उसका लीगल पॉइंट देखते हैं, उसकी केसेस में क्या प्रोग्रेस है नहीं। और दूसरा, इस तरह के मामलों में जो सहायता मिलनी चाहिए, तो इन सब के लिए हमने मूव कर दिया है। 2 के आज करने हैं, पहले वाले केसेस में कर चुके हैं। अब क्योंकि तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो सामने वालों के हौसले बुलंद होते हैं, प्रेशर आते हैं राजीनामा करने का। तो पुलिस वालों को हमने कहा, इस तरह के जो यौन शोषण की जितने भी केसेस हैं, इनमें कोई भी दबाव डाले, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि अगर राज्य सरकार नाकाम होती है, पुलिस नाकाम होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि महिला आयोग से कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज बुलंद की जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी लगातार ये मामले कहीं ना कहीं आते रहते हैं और ये भी एक संगीन मामला यहाँ पे सामने आया है। तो क्या कहें कि महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी क्यों इन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? तो यही तो है सारी चीज की, महिला आयोग कितनी कोशिश करे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी महिला आयोग की अलग से होती नहीं है। घूम फिर करके ले देखे हमें उन्हीं थाना उन्हीं पुलिस से करना, और उनको दुरुस्त करने या सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने या नहीं संतुष्ट तो आयोग यानी कि अनुसंधान अधिकारी चेंज करने के लिए हम बराबर लिखते रहते हैं, एसपी को लिखते हैं, आईजी को लिखते हैं। तो हो भी रहा है काम, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और उसी का परिणाम है कि हौसले बुलंद होते हैं और आए दिन की घटनाएं बढ़ रही है। जब स्ट्रॉन्ग एक्शन होंगे तो एक भय अपराधियों में जाए, जो हर थाने में लिखा होता अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, सचमुच में वो हो जाए तो फिर चाहिए क्या? तो इसलिए इसमें शीघ्र हम अपने स्तर पे जो करना है वो तो हम कर रहे हैं, आगे भी पूरा फॉलो करेंगे, मॉनिटर करेंगे इसको। जी बिल्कुल लाड कुमारी जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और मामला इस वक्त सामने आ रहा है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और ये मामला है राजधानी के चंदवाजी इलाके का, जहां पर 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। हालांकि यहां पर पुलिस ने थोड़ी कामयाबी यहां पर पाई है और 2 आरोपी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक दिन में ये मामले जो सामने आ रहे हैं, इस पर अब आपका क्या कहना है? अगर ये मामला आपके संज्ञान में आया है तो इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि यहां पर मासूम और वहां पे महिलाएं, दोनों महिला वर्ग हैं और ये दोनों जो है कि दुराचार से मामले जुड़े हुए हैं, उसके बाद अत्याचार किया गया है। तो इसमें भी क्योंकि प्रसंज्ञान लिया है, और वैसे क्योंकि बाल आयोग के अंदर पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का एक अलग सेंटर खुला है और एक बार जाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए हम उस सेंटर को भी रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक नया जो कानून है उसके तहत पुख्ता कार्रवाई। अभी तो बहुत सारे थाने बालिकाओं के साथ होने वाले में वो पॉक्सो की धारा नहीं डाल रहे हैं, तो उसमें हम लिख करके और पुलिस में बात करके उसकी पॉक्सो की धारा भी डलवा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कई बार ये मान के चलती है कि मैडम पहले अनुसंधान करेंगे जब पॉक्सो की धारा डालेंगे। मैं उनसे कहती हूँ पहले पॉक्सो की धारा में आप एफआईआर दर्ज करो और उन्हीं धाराओं में इन्वेस्टिगेशन करो, आप ट्रायल मत करो। पुलिस को इन बच्चियों के मामलों में खुद के लेवल पे ट्रायल नहीं करनी चाहिए, कोर्ट विल डिसाइड। आप अपना काम है इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस जो है चालान शीघ्र पेश करे और जो भी अपराधी है संबंधित के जो भी एक्यूज हैं उनको गिरफ्तार करें। तो जी लाड कुमारी जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पे अगर जोड़े हम, दिल्ली वाले जो दामिनी केस आया था मामला, उसके बाद ये कहा जा रहा था, तमाम दावे किए गए थे कि नए जो कानून बनाए जा रहे हैं इसके बाद हो ना हो देश में अब महिलाओं की स्थिति सुधरेगी और जो अत्याचार दुराचार के केस आ रहे हैं उस पर लगाम लगेगी। और एक भयावह तस्वीर भी सामने आई थी जब जेल में फांसी राम सिंह ने लगा ली थी और उसके बाद जो केसेस पे फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया था। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इतने सख्त कानून बनाने के बाद भी ये आरोप और जो अत्याचार के मामले हैं ये जो है कि रुक नहीं रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि कानून को और कितना कड़ा किया जा सके? चल करके जाता नहीं, कानून को इस्तेमाल करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो भी मशीनरी है, वो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी जो है, इनको क्रियान्वयन करने का जो तंत्र है पूरा सरकार का, प्रशासन का, वो यदि शीघ्रता से और टाइम बाउंड होकर के काम करता है तो उसका एक असर जाएगा। और दूसरा, पिछले
ये जो आज आप कह रहे हैं, ये जो स्थितियां हो रही है, क्योंकि पिछले अक्टूबर से लेकर के मैं बराबर देख रही हूँ कि हमारे सारा जूझने काम करने के बावजूद पहले वो आचार संहिता, पुलिस को आचार संहिता से क्या लेना देना जी। आचार संहिता के ऊपर जो पाबंदियां वो किस रिप्रेजेंटेटिव जी बिल्कुल लाड कुमारी जी, यही सवाल पूरा राजस्थान पूछ रहा है कि आखिर पुलिस को आचार संहिता से क्या लेना देना। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अब पुलिस की लापरवाही यहां पे लगातार सामने आ रही है। जो कानून बनाए गए थे अत्याचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, वो भी यहां पर नाकाम साबित हो रहे हैं और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है। ताजा मामला दो है, एक दौसा का, एक जयपुर के चंदबाजी का, जहां पर एक 7 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया गया है और 2 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ जो ये अत्याचार दुराचार की घटनाएं हो रही हैं वो उस पर कब लगाम लगेगी और कब हमारे देश में महिलाएं, बच्ची सुरक्षित रहेंगी। तो सवाल यहां पे बहुत सारा खड़ा होता है, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। और आपको बता दें कि जो दौसा में इस वक्त की जो खबर आ रही थी उसमें मामला ये था, पुलिस की लापरवाही ये आई थी कि 17 मई के बाद, घटना के बाद जब पीड़िता के परिवार परिजन थाने पहुंचे थे, उस वक्त पुलिस ने यह कहकर मामले पूरा झाड़ लिया था। इनका कहना था कि दोनों आपस में झगड़े होंगे जिसके बाद इस तरह की मारपीट हुई होगी। लेकिन जब महिला आयोग की तरफ से कड़ाई की गई, तफ्तीश के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया, उसके बाद यह मामला सामने आया और पुलिस अब जाके इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और तफ्तीश कर रही है। हालांकि किसी भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन अब मामले पर संज्ञान लिया गया है। तो क्या यही पुलिस की कार्यप्रणाली है, यह सवाल उठता है। जब मामला सामने आता है, इतनी भयानक स्थिति होती है, 2-2 हाथ महिला के कटे होते हैं, लेकिन पुलिस को सिर्फ वहां पर आपसी झगड़े का मामला समझ में आता है और पूरी तरह से इस पूरे मामले से कन्नी काटती नजर आती है। तो ये 2 मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक दौसा से तो दूसरी जयपुर के चंदबाजी से एक मासूम के साथ यहां पर दुराचार किया गया और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक इस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, कब तक महिलाओं को, बच्चियों को इस तरह से असुरक्षा के तहत जीना पड़ेगा। एक जो दायरा बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली वाले कांड के बाद कि अब महिलाएं शायद सुरक्षित हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून भी अब यहां पे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर जो है कि दौसा की है और दौसा वाला मामला है जो इस वक्त आया है जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, और दूसरी तस्वीर जो है वो जयपुर के चंदबाजी की है। तो महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और मासूम के साथ दुष्कर्म का ये जो दूसरा मामला है वो दौसा का है। तो इस तरह से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए मोनालिसा सैनी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है जयपुर से। मोनालिसा, आखिर अभी हमने बात की महिला आयोग के अध्यक्ष से, उनका कहना है कि लगातार महिला आयोग इन पूरे मामलों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई लापरवाही सामने आ रही है। लगातार पुलिस से भी उनकी बात चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अब जाके पुलिस सतर्क इन दोनों मामले पर होती नजर आ रही है। आपको क्या कुछ जानकारी मिली है? आपकी दोनों पक्षों से लगभग बात हुई है? जी संजय, मेरी दोनों पक्षों से जो दोनों केस है उन पे बात हुई है। आपको अगर बात करें चंदबाजी वाले मामले की, तो यहाँ पे तो जो पुलिस है वो खुद भी जो उसके परिजन वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो आरोपी हैं उनके साथ, हालांकि उनके परिवार के हैं, लेकिन वो उनके साथ मिलकर ये दबाव बना रही है कि कहीं ना कहीं मामला पैसे ले दे के सल्टा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बात बाहर नहीं जाएगी। और बात करेंगे जो दूसरा ये जो दौसा का मामला है, तो इसमें तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, यहाँ तक कि आज अब इस समय जाकर जब लाडकुमारी जैन ने बीच बचाव किया आके, जब वहां पे पुलिस में फोन किया, तब जाके अब वो घटना 17 तारीख की है, लेकिन इतने दिन बयान भी नहीं लिए गए थे और अब जाकर महिलाओं के बयान लेने पुलिस पहुंची थी और इससे पहले कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। जबकि उल्टा पुलिस ये कह के मामले को दबाने की कोशिश में थी कि ये मामला तुम दोनों ने आपस में ही झगड़ा किया होगा, और जो परिजन है बहुत ही परेशान थे। जबकि लाडकुमारी जैन के आने के बाद उनको थोड़ी तसल्ली हुई है और इस मामले को
उन्हें लग रहा है कि कुछ सुनवाई का मौका उनकी तरफ बन जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस के अगर बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किसी पुलिस अधिकारी से यह बात हुई है कि आखिर यह मामला उस वक्त क्यों टाला गया था और अब जब महिला आयोग का दबाव पड़ा है तब इस पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्या पुलिस को उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, पुलिस से हमने लगातार जानकारी बनाने की कोशिश करी है, लेकिन जब हम वहाँ फोन करते हैं तो पुलिस फोन अटेंड नहीं करी है या फिर ये कह के काट दिया जाता है कि आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। मतलब पुलिस की तरफ से पूरी तरह से इसमें कहीं ना कहीं असफलता ही दिखाई दे रही है। शायद अगर ये महिला आयोग अगर इस समय इन दोनों महिलाओं के बीच में अगर इनकी हेल्प करने नहीं पहुंचता तो शायद उन महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो सकती थी, उनको जान से मारने की धमकियां भी दी जाने वाली थी। मतलब कहा जा रहा है कि ये दो जातिगत मामला वहाँ पे बना हुआ है। जो आरोपी पक्ष है तो वो लोग भी एक विशेष जाति के साथ जुड़कर इस मामले को आगे हवा देने की कोशिश की जा रही है। जी मोनालिसा जी, सबसे पहला ये सवाल है कि पुलिस, जैसे आप कह रही हैं कि उनको जान से मारने की भी धमकी दी जा सकती थी, लेकिन यहां पे पुलिस की डबल लापरवाही, दूसरी लापरवाही सामने आ रही है। पहली लापरवाही ये है कि पहले तो संज्ञान में मामला आने के बाद मामला दर्ज नहीं किया गया। दूसरी बात कि आप कह रही हैं कि वहां पर दबंगों का इतना खौफ है कि महिलाएं इस वजह से डरती हैं कि अगर वो शिकायत लेकर जाती हैं तो उनके जान पर भी वो बन सकती है। तो अब पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है उस पर कैसे भरोसा किया जाए कि अब पुलिस पक्षपात नहीं करेगी इस पूरे मामले पर? अभी तो फिलहाल पुलिस ने धारा 341, 323 और 354 पे उन पे लगा दी गई है, लेकिन अभी तक जो उनके परिजनों से जितना मैं मिली हूँ अभी तक इस कार्रवाई में बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो कल का दिन उनका कैसा निकलता है, क्या कल भी पुलिस की तरफ से उनकी तरफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उनको थोड़ी संतुष्टि हो सकती है, लेकिन अभी तक वो इस चीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोनालिसा। तो आपको बता दें कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस नाकाम यहां पे दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर पेट्रोल टैंकर में आग लगने की खबर है। आपको बता दें कि कोटा से यह खबर हम लोगों को मिल रही है, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां पर खाली पड़े पेट्रोल टैंकर में आग लगी है और पेट्रोल टैंकर इस वक्त धू धू कर चल रहा है। आपको बता दें कि ये खबर इस वक्त मिल रही है कोटा से जहां पर पेट्रोल टैंकर में आग लगने की खबर सामने आ रही है। तो ये खबर इस वक्त आ रही है कोटा से पेट्रोल के टैंकर में लगी आग और आपको बता दें कि आग से टैंकर जलकर खाक हो चुका है। बुझाने की कोशिश की गई थी टैंकर में, वेल्डिंग के दौरान ये हादसा हुआ। आग लगी, मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टैंकर अब जलकर लगभग खाक हो चुका है, लेकिन 4 दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद नियाज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त, आखिर ये आग कैसे लगी और किस तरह की अब जो है कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए संजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र की ये घटना है और गांधी कॉलोनी के अंदर जो टैंकर था पेट्रोल का वो एक दुकान पे खड़ा हुआ था और वहां पर उसके अंदर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। तो वेल्डिंग कार्य के दौरान जो है उसकी चिंगारी जो है वो निकल करके जो थोड़ा बहुत पेट्रोल उसमें बाकी था, क्योंकि पेट्रोल वो खाली करके आया था ऑयल की डिपो पर, और उसके बाद में उसके अंदर आग जो पकड़ी उसके बाद लगातार भयानक आग बढ़ती गई और उसके बाद में दमकल की जो 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। पुलिस भी, सभी थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है, काफी लोग वहां पर मौजूद है। ये गनीमत रही कि इसके अंदर आग को मौके पर काबू पा लिया गया, अदरवाइज इसके अंदर जो टैंकर था वो फट सकता था। गैस सिलेंडर का टैंकर रखा हुआ था। जी, तो क्या कोई हताहत भी हुआ है इस पूरी आगजनी में? टैंकर इस वक्त क्या जो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, 4 दमकल की गाड़ियां हैं आसपास, क्या कैसा इलाका था, रिहायशी इलाका था या किस तरह की, कोई और नुकसान तो नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ पर काम चल रहा था उस दुकान के आसपास काफी सारे मकान भी हैं और ऊपर जो काफी लोग वहाँ पर रहते भी हैं। तो आग लगने के बाद में हालांकि लोगों ने अपने मकान खाली करके आसपास बुझे वो, क्योंकि आग जो है वो काफी विकराल रूप ले चुकी थी। और उसके बाद में जब लोगों ने अपने प्रयास जब विफल हो गए बुझाने के हर तरह से प्रयास किए, लेकिन फिर दमकल की गाड़ी जब एक एक करके मौके पर पहुंची तो उन्होंने उसको कंट्रोल पाया और धीरे धीरे कंट्रोल अभी कर रहे हैं उसको। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टैंकर में किस तरह से देख सकते हैं आग से पूरी तरह से धू धू कर जल रहा है। हालांकि अब यह जानकारी मिल रही है कि 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज इंडिया पे, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं आपके टैंकर
जो पेट्रोल टैंकर था वो पूरी तरह से आग की चपेट में है, पूरी तरह से धू धू कर जल रहा है और अब आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। रिहायशी इलाके में ये टैंकर खड़ा हुआ था, आसपास देख सकते हैं आप घर भी थे, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि गनीमत यह रही कि आग सिर्फ टैंकर तक ही थी सीमित और किसी घर को लपेट में नहीं लिया, घरों तक नहीं पहुंची, लेकिन अब आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। इस वक्त की यह खबर है, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से भयानक तरीके से टैंकर में ये आग लगी थी। पूरी तरह से टैंकर जलकर खाक हो चुका है। घरों के आसपास ये टैंकर खड़ा था, लेकिन गनीमत ये रही कि दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो अगली खबर बात करें अगर टोंक से, तो यहां पर भी महिला अत्याचार का मामला सामने आया है। एक नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, वो भी उसके घर वाले ने ही इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। सबसे पहली बात यह है, ये इस वक्त की खबर बता रहे हैं, टोंक के देवली थाने में एक नाबालिग विवाहिता ने अपने पति समेत 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। और जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के आलोट इलाके के रहने वाली ये पीड़िता हाल ही में सवाई माधोपुर के मुकेश शर्मा के साथ इसकी शादी हुई थी और 5 दिन पहले ही आरोपी मुकेश अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा और जबरन उसे वहां देवली लेकर आया, उसे जहां रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मौका पर पीड़िता ने आरोपियों से खुद छुड़ाकर किसी तरह अपनी जान बचाई और पुलिस के पास पहुंची, लेकिन सवाल यह है कि खुद पति ही यहां पर दुष्कर्म कर रहा है। अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लानिंग करके गया था और पुलिस यहां पर भी नाकाम दिख रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है किसी की और सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। विक्रमगढ़ आलोट और एक मेरा हस्बैंड था उनके साथ और 3 जने दूसरे थे और गाड़ी में उठा के लेके आए थे। बच्ची ने बताया कि मैं रतलाम में आलोट की रहने वाली हूँ और ये जो मेरे साथ पुरुष है इसने मुझे धोखा देकर मेरे साथ में शादी की है। ज़बरदस्ती मुझे आलोट से उठा कर ये और इसके 3 साथी यहाँ राजस्थान में दौसा जिले की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में इनमें से 2 व्यक्तियों ने उनके साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। आज प्रातः मेडिकल बोर्ड से उसका परीक्षण करवा लिया गया है। बच्ची के पर्चा बयान लिखबद्ध किए जा रहे हैं। पर्चा बयान के आधार पर तत्काल कार्रवाई कर मुलजिमान को अरेस्ट करने का प्रयास अविलंब किया जाएगा। घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, लेकिन जब यही खुशियां सरकारी अस्पताल में पहुंचने के बाद थम जाएं तो आखिर कैसा लगेगा? देखिए रिपोर्ट। अस्पताल की गेट के बाहर ये हंगामा देखिए। इस उखड़े हुए व्यक्ति की बेचैनी देखिए। ये हंगामा, ये बेचैनी इस मां के लिए है। इस मां ने अस्पताल की दहलीज पर अपनी कोख से मौत को जन्म दिया। अस्पताल जहां लोग जाते हैं जीवन की उम्मीद में। मामला भरतपुर के जननी केंद्र का है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से इस महिला का प्रसव बरामदे में ही हो गया। सही उपचार न मिलने से नवजात मृत पैदा हुआ। गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। देखभाली करी नहीं, यहाँ से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कही मेरे पास लेकर आओ और अस्पताल से मतलब बच्चा भारी हो गया। हाँ जी, जैसे कि चौकसा है पर्चा मिल पर डॉक्टर से नेक्स्ट से थोड़ी सी दूर पहले ही हुआ है। देखते हैं तो उसको देखा नहीं ना? नहीं तो हमारी जानकारी में तो मरीज आया ही नहीं है। अच्छा, हम अंदर मरीजों को देख रहे हैं, आप मरीज है, हमने हमारी जानकारी में मरीज आया ही नहीं। अरे पूरी घटना क्या हुई है बताओ आपको? हमें तो हमारी जानकारी में मरीज नहीं आया। गरीब को सरकारी अस्पताल से सस्ते इलाज की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ मिलती है सस्ती जिंदगी।
ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और स्टाफ सदस्यों का रवैया मरीजों के लिए ठीक नहीं रहता, उनकी परवाह नहीं की जाती। जयपुर में हाल ही ऐसा मामला सामने आया था। महिला ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे संभालने के लिए कोई स्टाफ मेंबर आगे नहीं आया। मरीज के परिजनों का गुस्सा जायज है। क्या मरने आए सरकारी अस्पताल में? हम इनको हॉस्पिटल लेकर आए, हॉस्पिटल ले जाके हम वहाँ से मैंने कहा इसको पेशेंट वालों को अंदर छोड़ के चले गए। हम गेट के बाहर खड़े, मैंने कहा हमें यहाँ खड़ा रहने दो, पेशेंट को अंदर दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भागदौड़ करनी है, तो हमें वहाँ से बाहर भगा दिया गया। अब जब इन्होंने हमें बाहर भगा दिया तो जिम्मेदारी किसकी हुई? नर्स और डॉक्टर की। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टरों का ये हाल है, मोबाइल कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पेशेंट हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन पेशेंटों की कोई सुनवाई नहीं है। टॉयलेट में डिलीवरी हो गई है। हालात किसी ने सब बातों में मस्त हो रहा है। मैं हाथ जोड़ी सबके सामने कि मेरे को कोई देख लो, मेरे को देख लो, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा मेरे को। जननी सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं, बेहतर उपचार के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हाथ लगता है ये परिणाम। इन वाक्यों को देखकर लगता है सरकारी अस्पतालों में जिंदगी की कीमत कुछ नहीं। निजी अस्पतालों की बढ़ती निरंकुशता का कारण भी शायद यही है। बहरहाल सरकार को इन घटनाओं के सामने आने के बाद अपनी नीतियों और कार्रवाइयों पर फिर से विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए अब रुक करते हैं सियासी खबरों की ओर। तो जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में अपने साथियों के साथ एक बहुत ही भावुक भाषण दिया और पूरी तरह से जो जीत है उसका श्रेय उन्होंने जनता के साथ साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनके लिए कहा कि पूरी जो जीत है सभी की एकजुटता से मिली है और जो अब स्थिति बनी हुई है बीजेपी पूरे देश में इतनी मजबूत है उसका श्रेय भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। तो देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले मोदी ने विधानसभा में साथियों को गुजराती में संबोधित करते हुए भावुक भाषण दिया। उन्होंने विपक्ष का आभार जताते हुए विधानसभा में साथियों को गुजराती में संबोधित किया और इस पूरी जीत का श्रेय भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन गुजरात मॉडल का नमूना है। मोदी ने बाघेला के साथ बिताए दिनों को भी याद किया और कहा कि उनके जाने के बाद गुजरात का विकास नहीं रुकना चाहिए। जो देश में इस वक्त गुजरात विकास के मॉडल की जो तुलना की जाती है, एक संज्ञा दी जाती है, वो पूरी तरह से रुकनी नहीं चाहिए और जो गुजरात जिस स्थिति में आगे बढ़ रहा है उसमें बढ़ता रहना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के। यहां पे तो केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने की जो दोबारा संभावना की सुगबुगाहट सामने आ रही थी उसको नकार दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली में अब सरकार केजरीवाल की यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनाई जाएगी, लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरह से इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से अब आम जनता के बीच जाएंगे और सरकार बनाने की जो खबरें आ रही थी वो अब नहीं है। इस पूरी खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग ज़ीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता।
पूरे प्रदेश में कांग्रेसी अब ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं। आलम यह है कि हार के पूरे जो समीकरण थे उस पर मंथन किया जा रहा है और पार्टी कार्यालय भी इस वक्त खाली खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब कहीं न कहीं इस पूरे हार की जिम्मेदारी नेताओं पर दे रही है, जो कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से कटे हुए थे और कार्यकर्ता आम जनता से कटी हुई थी। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेसी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। कल तक जहां चहल पहल हुआ करती थी, आज वही सड़कें सुनसान नजर आती हैं। कल तक जो कांग्रेसी जीत के लिए ताल ठोका करते थे, वो आज सामने ही नहीं आते। सबसे पहले बात उदयपुर से चुनाव लड़ रहे रघुवीर मीणा की करते हैं, जो इस पूरी हार के लिए कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देना वजह मानते हैं। आम चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी है। आलम यह है कि कांग्रेस कार्यालय पर सन्नाटा पसरा है। मतलब सदा और संगठन का मतलब थोड़ा तालमेल सही नहीं रहा, ऐसा बस हुआ है। कार्यकर्ताओं में कुछ मायूसी रही, कार्यकर्ता भी कोई काम लेके गए तो नेताओं ने सही तौर से मतलब ध्यान नहीं दिया। दौसा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखती है। ये मकान है पूर्व संसदीय सचिव ममता भूपेश का, जो पिछली विधानसभा में सिकराय से विधायक हुआ करती थी और ममता जी के यहाँ लोगों का हुजूम लगा करता था। लेकिन आज दौसा में खुद ममता भी नहीं मिलती। इस दूसरे मकान को भी देखिए, ये मकान मुरारी लाल मीणा का है। यहाँ भी सुबह से लेकर शाम तक लोग मंत्री जी को पूछने आते थे, लेकिन आज दोनों जगह बिल्कुल सुनसान सी नजर आती है, क्योंकि दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए। अब दौसा में नजर भी नहीं आते हैं। यही हाल यहाँ के लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवारों के कार्यालय का भी है। नहीं, जिस तरीके से पहले कांग्रेसियों को नजर आते थे उस तरीके से आजकल कोई है ही नहीं। सब लोग पता नहीं कहाँ गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं की नहीं सुनता है, कोई काम के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चाएं होती नजर नहीं आ रही है। करौली धौलपुर सीट पर भी यही हाल हुआ। यहाँ भी करारी शिकस्त के बाद प्रत्याशी लखीराम ने हार के लिए अपने ही प्रयासों में कमी बताकर संगठन को जिम्मेदार ठहराया। दबी जुबान में स्वीकार किया कि उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन्हें जिताने में पूरी ताकत नहीं लगाई। हालांकि कांग्रेस जीतने वाली सीटों पर करौली धौलपुर सीट को भी मानकर चल रही थी। बाहरी नेताओं को जो टिकट दिया गया उसका एक कारण था, वो जनता से सीधा जुड़ा और उनको पता ही नहीं था, उनकी पृष्ठभूमि मालूम नहीं थी। कांग्रेस कार्यकर्ता कौन थे जो उनको उनसे संबंध ही नहीं कर सके, संबंध स्थापित ही नहीं कर सके वो लोग। और कांग्रेस को एक ऐसा पूर्व मंत्री ने ऐसी हाईजैक कर रखी है जो कांग्रेस को हाशिए पे ला दिया और जमीनी जो कार्यकर्ता थे वो छिन्न भिन्न हो गए। अब हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। वहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि इन चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले नेताओं को भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुकी है। बहरहाल पार्टी अपनों के ही निशाने पर है। राजनीति की डगर पर कांग्रेस का अनुभव पुराना है, लेकिन दोहरी हार के बाद अब प्रदेश में संगठन को फिर से नए तरीके से खड़ा करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल प्रदेश में बीजेपी ने तो मिशन 25 पूरा किया, लेकिन क्षेत्र से गायब हुए नेताओं के सवाल पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी के काम करके दिखाने का मौका देने की बात कर अपने सवाल से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन कांग्रेस कार्यालय पर लटका ताला यहाँ की कांग्रेस पार्टी की स्थिति को खुद बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेसी नेता अब खुद के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे लखीराम बैरवा, जो अब खुद की हार का जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बता रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सरोकार से, जनता के मुद्दों से भटक गए थे, जिसकी वजह हार झेलनी पड़ी। विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार कांग्रेस पचा भी नहीं पाई थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन भी सभी सीटों पर हुई हार को बचाने में नाकाम रहा। ऐसे में अब सवाल उठना तो लाजमी था और हुआ भी यही कि पार्टी के अंदर का असंतोष खुलकर न सही, लेकिन अंदर खाने सामने जरूर आ रहा है। संसदीय चुनाव में करौली धौलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी लखीराम बैरवा ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन्हें जिताने में पूरी ताकत नहीं लगाई। हालांकि कांग्रेस जीतने वाली सीटों पर करौली धौलपुर सीट को भी मानकर चल रही थी।
पार्टी के नेताओं ने भी हमारा को इतना काम तो किया है, लेकिन इतना विश्वस्त होकर काम नहीं किया, जिससे कि हम, जबकि पता था उन लोगों को हम ये सीट आसानी से जीत सकते हैं। यहीं पर एक हम 25 मिशन को खत्म कर सकते थे करौली धौलपुर पर, लेकिन उस अवसर को हम भुना नहीं पाए। प्रदेश नेतृत्व अब हार के कारणों की समीक्षा में जुटा हुआ है। वहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि इन चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले नेताओं को भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने का मानस बना चुकी है। लेकिन हार से छटपटा रही पार्टी में क्या इस तरह की कार्यवाही असंतोष को ही मुखर करने में सहायक नहीं होगी? बहरहाल पार्टी अपनों के ही निशाने पर है। शिकायत प्रत्याशियों द्वारा की गई है, उसकी जांच की जाएगी। अगर उसमें कहीं दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेशक राजनीति की डगर पर कांग्रेस का अनुभव पुराना है, लेकिन दोहरी हार के बाद अब प्रदेश में संगठन को फिर से नए तरीके से खड़ा करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनों की नाराजगी को दूर करना भी पार्टी की मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जनजाति जो पिछड़ी अनुसूचित जाति है, उन गांवों में जो बिजली अब तक जहां नहीं पहुंच पाई है उसका सर्वे किया जाए, ताकि सरकार की तरफ से अब उन गांवों में भी बिजली पहुंचाई जाए जहां पर अब तक लोग बिजली की सुविधा से वंचित रहे हैं। आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बांसवाड़ा जिले के अनुसूचित क्षेत्रों के जिन गांव ढाणियों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है, उनका सर्वे करवाया जाए, ताकि बांसवाड़ा जिले का कोई गांव बिजली रहित नहीं रहे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा ने शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित बैठक में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के परियोजना अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के कुओं पर कृषि कनेक्शन भी प्राथमिकता से दिए जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जाग गया है और अब 80 टीमें गठित कर इस पूरे मामले पर, स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो चित्तौड़गढ़ में स्वाइन फ्लू के 3 मामले सामने आए और प्रशासन ने जिले भर में 80 टीमें बनाकर घर घर सर्वे करना शुरू कर दिया है। दरअसल सोमवार को स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो जाने से प्रशासन ने जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया था और इसके साथ ही डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तो स्वाइन फ्लू प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या इस वक्त बन चुकी है और चित्तौड़गढ़ में एक महिला की मौत के बाद 80 टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर, गांव-गांव में जाकर लोगों के साथ मिलकर सर्वे कर रही है, एक सर्वेक्षण कर रही है और जो भी मरीज मिल रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही जो छुट्टियां थी डॉक्टरों की और नर्सिंग कर्मियों की, वो भी निरस्त कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। तो इस वक्त सरकार के लिए मुश्किल स्वाइन फ्लू बन गया है। स्वाइन फ्लू के 3 मामले आए हैं और कल भी हमने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। पूरी मेडिकल स्टाफ और मेडिकल के जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं, नर्सेज हैं, उनको छुट्टियां हमने उनकी रद्द कर दी हैं और पूरे के पूरे स्टाफ जो है आज शहर के सर्वे काम में लगा हुआ है। लगभग 80 टीम हमने बनाई है जिसके अंदर एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये हैं जो घर घर जाकर के जो है सर्वे कर रही हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की कला का जो परिणाम है वो गुरुवार को शाम 5 बजे घोषित होगा। शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ खुद इसकी घोषणा करेंगे। तो शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की कला वर्ग का परीक्षा परिणाम गुरुवार को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ शाम 5 बजे शिक्षा संकुल में रिजल्ट घोषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित की गई इस परीक्षा में 4,43,216 परीक्षार्थी बैठे थे। बोर्ड की ओर से यह परिणाम बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट के साथ साथ एसएमएस के जरिए भी प्राप्त किए जाएंगे। जयपुर स्थित राधा कृष्ण शिक्षा संकुल में माननीय शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ घोषित करेंगे। इस परीक्षा के लिए कुल 4,54,612 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए, जिनमें से
4,43,216 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। बोर्ड का यह परीक्षा परिणाम कल सायं 5 बजे से बोर्ड की वेबसाइट राज एड्यू बोर्ड निक इन पर उपलब्ध होगा। सूबे में सरकार बनाने से पहले सरकारी महकमे की तरफ से तमाम वादे किए गए थे पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से विकास कार्य को लेकर, लेकिन धौलपुर में ये विकास के कार्य कितने सक्षम हुए हैं ये जीता जागता मामला सामने आया है। धौलपुर में सीवर कार्य योजना जो कछुए की चाल चल रही है वो इस पूरे जो वादे थे उनका नमूना बनकर पेश हो रही है। धौलपुर शहर में चल रहा सिविल लाइंस का काम अब शहरवासियों के लिए हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। जगह जगह मुंह खोले गड्ढे, बिखरे कंकड़ पत्थर, रास्तों पर लगा मिट्टियों का जाम हर वक्त राहगीरों को मौत का निमंत्रण देते हैं। सीवर लाइन से बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने वाले को बहुत परेशानी हो रही है, दुकानदारी पूरी ठप पड़ी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है भाई। कितने दिनों से खराब पड़ा है? ये कम से कम 15 दिन से खुला रहा है। सीवर लाइन का काम चल रहा है और ये मेन बाजार है और पूरे धौलपुर की स्थिति खराब पड़ी हुई है। गड्ढे जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं और आने जाने वाले कितने परेशान हो रहे हैं और कितने भी लड़के वगैरह और लड़कियाँ गिर जाती हैं इसमें और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई देख रेख नहीं है धौलपुर में। दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द सिविल लाइंस के लिए तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा और कुछ सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही लोगों की परेशानी को देखते हुए इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कार्य करते समय किसी भी प्रकार का हादसा न हो जाए। इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी सीवरेज की खुदाई की जा रही है उनको बारिश से पहले सारा रोड का रेस्टोरेशन किया जाए, पब्लिक को इनकन्वीनियंस जितनी हो सके कम से कम रहे और पूरे सेफ्टी मेजर से वर्क को कराया जाए। वैसे तो सरकार के कार्य आमजन के लिए फायदेमंद होते हैं, मगर ये काम लोगों की सुविधा की जगह समस्या लेकर आया है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। धौलपुर से न्यूज इंडिया के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से लगातार हड़ताल दूसरे दिन भी जारी किया गया था। आपको बता दें कि पूर्व जज शारदा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह हड़ताल चल रहा है और क्लर्क भर्ती में तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे।